हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन प्लानर्स, जिन्होंने फ्रीडम के बाद 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी थी जिस वजह से उन्होंने 2 पॉलिसीज बनाई। ये चीज हम लास्ट वीडियो में समझ चुके थे। हमने क्या देखा था कि एग्रीकल्चर फील्ड पे इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा निर्भर थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही गंदे तरीके से पिछड़ गया, जिसकी वजह से जब फ्रीडम मिली हमें, उसके बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे आज भी इंडिया के बहुत से लोग निर्भर है, तो क्यों ना इसे सुधारा जाए। तो इस वजह से पहले उन्होंने ये जाना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम्स मिल गई तो उसका समाधान भी उन्होंने निकाला, जिसके लिए उन्होंने 2 पॉलिसीज बनाई थी। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 2 पॉलिसीज उन्होंने बनाई। सबसे पहली पॉलिसी का नाम है लैंड रिफॉर्म एंड द अदर वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म की बात करें तो लैंड रिफॉर्म में क्या बोला जा रहा था कि उन्हें क्या करना था, जो लैंड है, जो फील्ड है, उसकी ओनरशिप को बदलना था। ठीक है, एंड उसके बाद जो इंटरमीडिएरीज हैं, जो जमींदार थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो क्या करते थे, जो फार्मर से पैसा कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे देते थे, उनको क्या करना था, मतलब हमारी गवर्नमेंट को क्या करना था, इंडियन प्लानर्स को क्या करना था, इन इंटरमीडिएरीज को भी हटाना था। जमींदार सिस्टम हटा देना था, जमींदारी सिस्टम हटा देना था, मतलब जमींदार को बीच में से हटा देना था। ठीक है, आया समझ में? इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना था, वो भी कैसे? HYV सीड्स का यूज करके। ठीक है, जो फूड ग्रेन्स है उनके प्रोडक्शन को हमारी गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती थी, वो भी किसके थ्रू? HYV सीड्स का यूज करके, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का यूज करके। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम इन दोनों ही पॉलिसीज को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स में क्या बोला जा रहा है? लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरली रिफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। सेम वही बात बोल दी, जो लैंड होल्डिंग है उसकी ओनरशिप को चेंज करना था। ठीक है, There was a great need for land reforms in a country like India where majority of its population still depends on agriculture। बोला जा रहा है कि लैंड रिफॉर्म लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था हमारे इंडिया में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, या पहले भी डिपेंड करते थे। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। अब ये लैंड रिफॉर्म क्यों लाया गया? ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इक्विटी आ पाए, इक्वेलिटी आ पाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। मैंने आपको यही बताया कि इंटरमीडिएरीज को गवर्नमेंट जो है वो हटाना चाहती थी। ठीक है, Indian government took various steps to abolish intermediaries and to make tillers the owner of land। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? जो जमींदार थे, जिनको हम इंटरमीडिएरीज यहाँ पे कहेंगे, उनको हटा दिया, एंड जो लैंड की ओनरशिप है वो किसके नाम कर दी? टिलर्स के नाम कर दी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको मैं 2 चीजों के बारे में यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले तो टिलर्स एंड उसके बाद टेनेंट्स। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ही डिफरेंस है। ठीक है, टिलर्स की अगर हम बात करें तो टिलर्स वो लोग हैं जो कि जमीन पे, लैंड पे काम करते थे। ठीक है, आया समझ में? तो जो टिलर्स है उसमें क्या क्या आ सकता है? ओनर्स भी आ सकते हैं, लैंड ओनर्स, जिनकी जमीन है वो खुद से काम कर सकते हैं अपनी जमीन पे। ठीक है, तो ओनर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल फार्मर्स या टेनेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि क्या कर रहे हैं? दूसरों की जमीन पर
काम कर रहे हैं एंड उनको रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो टिलर्स ओनर्स भी हो सकते हैं एंड फार्मर्स या फिर टेनेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम टेनेंट की बात करें ना, तो टेनेंट क्या होता है? एक तरीके से किराएदार। जैसे कि अगर आप रेंट पर रह रहे हो, किसी का हाउस यूज कर रहे हो, तो आप उसको रेंट पे करोगे, तो आप कौन हो गए? टेनेंट हो गए, है ना? तो ऐसे ही अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो अगर किसी और की जमीन लेकर हम उस जमीन को यूज कर रहे हैं, तो हम उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे? सामने वाले को किराया देंगे। ठीक है, आया समझ में? तो टेनेंट एंड टिलर्स में ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं किराएदार। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या देके रखा हुआ है कि गवर्नमेंट हमारी चाहती थी कि जमींदार को तो हटा ही दो, साथ में जो लैंड है उसकी ओनरशिप हम किसको दे देंगे? टिलर्स को। मतलब जो भी लैंड पर काम कर रहा है, चाहे वो ओनर हो चाहे वो टेनेंट हो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, एम बिहाइंड लैंड ऑफ द लैंड टू द टिलर। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो जमीन है वो उठाकर टिलर्स के नाम क्यों कर दी। ठीक है, The idea behind this step was that ownership of land would give incentives to the actual tillers to make improvement and to increase the output provided sufficient capital was made available to them. क्या बोला जा रहा है कि मेन एम क्या था? ये आइडिया इसलिए लाया गया ताकि जो टिलर्स है वो अपनी मर्जी से काम कर पाए, जो भी जमीन पर उनको इम्प्रूवमेंट लाना है, उनको जो भी करना है वो खुद से कर पाए एंड उसका आउटपुट भी गेन कर पाए। मतलब जो भी वो उगाएंगे उसको मार्केट में बेचे एंड उससे पैसा कमाए। मतलब फायदा किसका हो? एट द एंड जो जमीन को यूज कर रहा है, जमीन पर काम कर रहा है, उसको फायदा हो। ये किसका एम था? ये एम था हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, देन उसके बाद tenants do not have any incentive to make improvements on land since it is the owner of the land who benefits more from higher output। बोला जा रहा है कि tenants के पास इतने इंसेंटिव ही नहीं थे कि वो लैंड पर क्या कर पाए? कोई भी इंप्रूवमेंट कर पाए। ठीक है, तो जितना भी पैसा आता था वो किसके पास चला जाता था? लैंड के ओनर के पास चला जाता था। ठीक है, आया समझ में? मतलब जिसकी वो जमीन होती थी उसके पास ही सारा पैसा चला जाता था। जो टेनेंट्स होते थे, जो किराएदार होते थे, जो जमीन को यूज कर रहे होते थे, उस पे काम कर रहे होते थे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि उस जमीन में या प्रोडक्शन करते वक्त कोई भी सुधार लाए, इंप्रूवमेंट लाए। ठीक है, आया समझ में? ओनरशिप ऑफ लैंड विल इनेबल टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड आउटपुट। क्या बोला जा रहा है कि अगर लैंड की ओनरशिप हम किसको दे देंगे? टिलर को दे देंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड जो भी सुधार लाना है वो सुधार भी सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो गवर्नमेंट का ये एम था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का? यही था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ने जमींदार को ही हटा दिया, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, तो जो टेनेंट्स थे ना वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट पे आ गए? गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए। पहले क्या होता था जब ब्रिटिशर्स थे कि जो फार्मर्स वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे वो टेनेंट्स हो, वो क्या करते थे? जितना भी पैसा आता था उसमें से काफी मोटी रकम जमींदार को दे देते थे, क्योंकि उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट तय करके रखी थी। भले आपका प्रोडक्शन हो, भले आपका फायदा हो, भले आपका ज्यादा फायदा हो, भले आपका कम फायदा हो या आपका फायदा हो ही ना, आपको इतना अमाउंट तो जमींदार को देना ही देना है। ठीक है, और जमींदार क्या करता था? वो उठा के आगे किसको दे देता था? ब्रिटिशर्स को दे देता था, है ना। लेकिन जैसे ही हमारा भारत आजाद हो गया और जब गवर्नमेंट जो है वो लैंड रिफॉर्म लेकर आई, तो उससे क्या हुआ? जो टेनेंट्स थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए। अब गवर्नमेंट क्या करती थी? जो टेनेंट्स थे उनको तो लैंड वो दे चुकी थी, लैंड ओनर उन्हीं को बना दिया था,
मतलब टिलर्स को बना दिया था। तो अब वो क्या करती थी, वो टेनेंट से टैक्स लेती थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट है, उनको टैक्स तो लेना होगा, ठीक है, क्योंकि भारत का जो क्या बोल सकते हैं हम, भारत का डेवलपमेंट ही गवर्नमेंट करवा रही है, तो उनको कुछ तो जरिया चाहिए रहेगा। तो इसलिए वो क्या करते थे, वो टेनेंट से ही कुछ पोर्शन ले लेते थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स भी तो यही करते थे, तो इसमें क्या डिफरेंस है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अगर सामने वाले का कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है तब भी उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट लेते ही थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, अगर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब आप ज्यादा कमा रहे हो, तो उस हिसाब से आप टैक्स भरो, अगर आप कम कमा रहे हो तो आप कम टैक्स भरो, अगर आप कमा ही नहीं रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है टैक्स भरने की, ठीक है। क्लियर हुआ। सो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 200 लाख टेनेंट थे ना, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। अब कोई जमींदार यहाँ पर बीच में था ही नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ। द ओनरशिप राइट ग्रांटेड टू टेनेंट्स गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। क्या बोला जा रहा है, जैसे ही ओनरशिप राइट्स, जो भी लैंड की ओनरशिप थी वो टेनेंट्स को मिली, उससे क्या हुआ, उससे उन्होंने अपने आउटपुट को इंक्रीज किया, ठीक है। उससे उनको इंसेंटिव मिला एंड वो अपने आउटपुट को इंक्रीज कर पाए, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी काम करेगा तो वो खुश भी रहेगा एंड वो ज्यादा आउटपुट भी उससे कमा पाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद however the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries because of following reason। बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इंटरमीडियरीज को हटा तो दिया था, लेकिन फिर भी ये जो मेन मोटिव था ना, इक्विटी लाना, एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्वेलिटी लाना, वो फिर भी पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये 3 रीजन थे। क्या थे वो 3 रीजन, पढ़ लेते हैं। इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स continue to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation। क्या बोला जा रहा है कि कुछ एरियाज में जमींदार अभी भी अपना हक जमा रहे थे, ठीक है। एंड वो क्या कर रहे थे, वो गवर्नमेंट से छुप कर टेनेंट से पैसा ले रहे थे, ठीक है। आया समझ में। इन सम केसेस टेनेंट वर एविक्टेड एंड जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर। और कुछ केस में तो ऐसा हुआ कि टेनेंट्स को जमींदारों ने हटा ही दिया एंड उन्होंने ऐसा बताया कि हम ही सेल्फ कल्टीवेटर्स हैं, हम ही उस जमीन पर काम करते हैं, हम ही टिलर्स हैं, ठीक है। आया समझ में। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया था जो भी लैंड ऑनर रहेगा वो डायरेक्ट, मतलब जो लैंड रहेगी वो डायरेक्ट टेलर्स के पास जाएगी, जो वहां पे काम कर रहा है, जो लैंड पर वर्क कर रहा है। तो जमींदार ने ये आइडिया लगाया कि मैं ये बोल देता हूं कि मैं ही सेल्फ कल्टीवेटर हूं, मैं ही टिलर हूं, मैं ही उस जमीन पर काम कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, टेनेंट को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, टेनेंट के पास मेरी जमीन नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। क्या बोला जा रहा है, लैंड का ओनरशिप मिलने के बावजूद भी जो पुअर फार्मर थे, पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर, जो वहां पे वहां पे एक दिन के लिए काम करते थे, ज्यादा रिच नहीं थे, उनको फिर भी बेनिफिट नहीं हुआ लैंड रिफॉर्म से, क्योंकि वो गरीब थे, ठीक है। उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपनी जमीन पर कोई भी इंप्रूवमेंट कर पाए, ठीक है, या उससे आउटपुट कम आ पाए, तो उनको लैंड रिफॉर्म से कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद लैंड सीलिंग की बात कर लेते हैं। तो लैंड सीलिंग क्या होता है, लैंड सीलिंग रिफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये जो लैंड सीलिंग है ना, ये भी लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है। गवर्नमेंट क्या लेकर आई, लैंड सीलिंग को लेकर आई, जिसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया, लैंड का एक फिक्स्ड पोर्शन रख दिया कि एक इंसान के पास इतनी लैंड ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी, और अगर इससे ज्यादा रहती है तो जो एक्सेस जमीन रहेगी वो गवर्नमेंट के नाम पर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हर एक इंसान के पास 5 एकड़ जमीन रहने वाली है, ठीक है, लेकिन एक इंसान के पास 25 एकड़ जमीन है,
तो वो क्या कर रहे थे, जो 20 एकड़ जमीन ज्यादा है उसको वो गवर्नमेंट अपने नाम पर करवा दे रही थी। ठीक है, आया समझ में? अब ऐसा क्यों कर रही थी वो भी हम देख लेते हैं। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टीवेटर एंड स्मॉल फार्मर। अब उन्होंने अगर ये लिमिट फिक्स कर दी है, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने ये लिमिट फिक्स कर दी, ठीक है, अब लिमिट फिक्स कर दी तो किसी के पास अगर 25 एकड़ है तो 20 एकड़ गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आप यही सोच रहे होंगे, है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी की जमीन ले ली, ताकि ये जो 20 एकड़ जमीन एक्सेस में गवर्नमेंट ने अपने नाम करवाई है वो लैंडलेस कल्टीवेटर्स को दे पाए या फिर स्मॉल फार्मर्स को दे पाए। लैंडलेस कल्टीवेटर मतलब जिसके पास लैंड है ही नहीं, जमीन है ही नहीं। स्मॉल फार्मर जिसके पास बहुत ही कम जमीन है। ठीक है, आया समझ में? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सेस जमीन लेकर स्मॉल फार्मर्स या फिर लैंड कल्टीवेटर्स के नाम पर कर दी। ठीक है, The purpose of land sealing was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. अब ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, ताकि जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ना हो, सभी के पास इक्वल जमीन हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिर क्या है, लैंड सीलिंग हेल्प्ड टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड सीलिंग की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी आ पाई, इक्वलिटी आ पाई, क्योंकि सबके पास अब जमीन रखी हुई थी। ठीक है, गवर्नमेंट जिसके पास नहीं भी थी गवर्नमेंट ने खुद से दे दी। ठीक है, आया समझ में? However, the land sealing legislation was challenged by big landlords. लेकिन बोला जा रहा है जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन पड़ी हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट की इस बात को नहीं माना। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब गवर्नमेंट ने उन्हें बोल दिया था अगर आपके पास इस अमाउंट से ज्यादा जमीन है आप हमारे नाम कर दो, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने इस काम को करने में देरी लगाई, डिले कर दिया। ठीक है, this delay time was used by them to get the land registered in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation. अब क्या किया, जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने जो डिले किया ना, उस टाइम ड्यूरेशन में, उस डिले के टाइम में उन्होंने क्या किया, अपनी ही जमीन को अपने ही रिलेटिव्स के नाम पे कर दिया। जो भी एक अमाउंट से, जो फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी, उससे ज्यादा जो भी जमीन बच रही थी ना, उन्होंने क्या किया, अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम कर दिया, ताकि वो गवर्नमेंट के इस लैंड सीलिंग से बच पाए। मतलब अगर किसी के पास 25 एकड़ ऑफ जमीन थी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास सिर्फ 5 एकड़ होनी चाहिए, तो 20 एकड़ को उन्होंने क्या किया, 20 एकड़ को जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक अपनी सिस्टर को दे दिया, एक अपने छोटे ब्रदर को दे दिया, ठीक है, एक अपने वाइफ के नाम कर दिया, एक अपने सन के नाम कर दिया। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो लैंड सीलिंग से बच पाए और उनको अपनी ही जमीन गवर्नमेंट को ना देनी पड़े। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वलिटी इन लैंड होल्डिंग्स कंटिन्यूड। बोला जा रहा है अगर हम पूरे इंडिया की बात करें ना, तो केरला एंड वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। मतलब सभी उसको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या थी, कमिटमेंट थी लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी की तरफ। मतलब वो अच्छे से लैंड रिफॉर्म को फॉलो कर रही थी। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो केरला एंड वेस्ट बंगाल से कंपेयर करते हुए वो इतना फॉलो नहीं कर पा रहे थे लैंड रिफॉर्म को। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यही था कंक्लूजन। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, ग्रीन रेवोल्यूशन पे। जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने सेकंड पॉलिसी क्या बनाई, ग्रीन रेवोल्यूशन।
न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, जिसको हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब अगर एमसीक्यू में पूछा जाए ना कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी क्या थी, तो आप बोल सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो हमें क्या दे के रखा है, द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, दैट मीन्स ड्यूरिंग 1960। मतलब ये जो एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है ये कब आई, 1960 में आई हमारी इंडिया में, ठीक है। मतलब थर्ड प्लान के टाइम ड्यूरेशन पे वो आई, मतलब थर्ड प्लान जब इम्प्लीमेंट हो रहा था तब क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है। The traditional agriculture practices followed in India were gradually being replaced by modern technology and agriculture practices। बोला जा रहा है जो भी टेक्नोलॉजी पहले फॉलो होती थी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको हटा दिया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता था, जो भी आउटडेटेड पुरानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज थी उनको हटा दिया गया एंड नई टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आए, ठीक है। आया समझ में? चलिए, The aim of this strategy was to raise agriculture production and productivity in selected regions of the country through the introduction of modern inputs like fertilizers, credit, marketing facilities, etc. अब ऐसा करने का क्या सेंस था, क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाया गया, ताकि क्या हो पाए, जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है किसी भी लैंड की, किसी भी फील्ड की, वो बढ़ पाए, ठीक है। सपोज कीजिए ये लैंड है, ये क्या है, ये लैंड है और इसमें वीट उगाया जा रहा है, ठीक है। तो फार्मर्स क्या कर रहे थे, इस लैंड में सिर्फ और सिर्फ 10 किलो वीट उगा पा रहे थे, लेकिन इस वीट की प्रोडक्टिविटी क्या है, 100 किलो। मतलब इस फील्ड में एटलीस्ट 100 किलो वीट तो आराम से उग सकता है, लेकिन क्यों, और उग क्यों नहीं रहा था, 10 किलो ही क्यों उगा रहे थे, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा था, वही पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे फार्मर्स, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम ऑफ वीट ही वो उगा पा रहे थे, लेकिन कैपेसिटी कितनी थी, 100 किलोग्राम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई, जिस वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फार्मर्स अडॉप्ट करें एंड पूरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर हो पाई, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाते हैं, सारे मॉडर्न इनपुट्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स यूज करना, ठीक है, क्रेडिट लेना, ठीक है, देन उसके बाद मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो अगर फार्मर्स इन सब को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी लैंड की बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देके रखा है। At the time of independence, about 75% of the country's population depend on agriculture। बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 75% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब इंडिया में जितने भी लोग थे उसमें से 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते थे, ठीक है। India's agriculture vitally depends on the monsoon, and in case of shortage of monsoon, the farmers had to face lot of troubles। बोला जा रहा है कि आपको अच्छे से पता है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी काम कर रहा है तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स थे तो वो क्या करते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, तो वो पानी के लिए मॉनसून पे डिपेंड रहते थे। किस पे डिपेंड रहते थे? मॉनसून पे डिपेंड रहते थे। और अगर प्रॉपर रेनफॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से मॉनसून नहीं आया है, तो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पानी नहीं आ पाता था, पानी नहीं आता था, अच्छे से क्रॉप्स नहीं उग पाते थे, ठीक है। आया समझ में? मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो ड्यू टू यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। वही सेम बात बोली गई है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर थी उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी, क्योंकि वहां पे आउटडेटेड पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज होता था एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, ठीक है। आया समझ में?
देन उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटेंसिव एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मेनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या बोला जा रहा है, इन प्रॉब्लम्स को समझते हुए जो भी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर में से स्टैग्नेशन को हटाने के लिए, जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको हटाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। ठीक है, आया समझ में। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे के रखी हुई है। Green revolution refers to the large increase in production of food grains due to use of high yielding variety HYV और miracle seeds especially for wheat and rice। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, वो भी HYV सीड्स का यूज करके, जिसका फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, एंड स्पेशली ये जो HYV है ये कहाँ पे यूज होता था, व्हीट एंड राइस। मतलब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, मेनली कौन से फूड ग्रेन्स के लिए लाया गया, व्हीट एंड राइस के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग व्हीट एंड राइस ही उगाते थे। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और मेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जैसे ही गवर्नमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई इंडिया में, तो उससे क्या फायदे हुए वो हम देख लेते हैं। The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains। बोला जा रहा है जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में आया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, इससे हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। मतलब फूड ग्रेन के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट कहलाया गया, उसको बाहर से कहीं से फूड ग्रेन मंगवाने नहीं पड़े। मतलब इंडिया के पास इतना फूड ग्रेन था कि उनको कहीं से कुछ भी मंगवाना नहीं पड़ता था। मतलब फूड ग्रेन्स के लिए तो वो किसी पे निर्भर थे ही नहीं, उनके पास इतना भर भर के फूड ग्रेन था। ठीक है, देन उसके बाद इंडिया वाज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स। सेम वही बात बोली जा रही है कि इंडिया को अब अमेरिका पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था, खासकर अपने खाने के लिए, फूड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर पहला पॉइंट हमें क्या देके रखा है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद सबसे पहला फायदा क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस। ये क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम लैंड का। ठीक है, ये क्या है, ये है लैंड। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 किलो। एंड इसमें क्या उगाया जा रहा है, इसमें उगाया जा रहा है व्हीट। ठीक है, मतलब इस फील्ड में एटलीस्ट 100 किलो व्हीट उगाया जा सकता है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले इसमें फार्मर सिर्फ और सिर्फ 10 किलो व्हीट उगा पा रहा था, लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसने नई नई टेक्नोलॉजी को फॉलो किया, तो उसके कारण वो पूरा 100 किलो व्हीट यहाँ पे उगा पा रहा था। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए आप, जब वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलो व्हीट उगा पा रहा था ना, तो फार्मर्स क्या करते थे, वैसे ही कम उन्होंने क्रॉप्स उगाए होते थे, कम व्हीट उगा रहे थे, तो वो अपने घर ले जाते थे। मतलब इतना जो व्हीट है वो तो उनके घर पे ही यूज हो जाता था, खुद से ही वो कंज्यूम कर लेते थे, तो बाहर मार्केट में वो बेच ही नहीं पाते थे। अब क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो आप देखिए 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब यहाँ पर वो 100 किलो व्हीट उगा रहे हैं। अब 100 किलो व्हीट उगा रहे हैं तो 100 किलो पूरा घर पे थोड़ी ना लेके जाएंगे, क्योंकि खाएंगे तो वो उतना ही, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले वो जितना खाते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उतना ही खाएंगे। मतलब घर पे तो उनको सिर्फ और सिर्फ 10 किलो व्हीट लग रहा है, तो एक्सेस में कितना किलो बच रहा है, अभी भी 90 kg बच रहा है। तो वो घर पे थोड़ी ना लेके जाएंगे, वो क्या करेंगे, मार्केट में जाके बेच देंगे। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अब क्या हो रहा था, जो भी
जो भी क्रॉप्स उगाए जा रहे थे या वीट उगाया जा रहा था या जो भी फूड प्रोडक्ट्स उगाए जा रहे थे उसको मार्केट में सोल्ड कर दिया जा रहा था फार्मर्स के द्वारा। मतलब कुछ पोर्शन वो अपने घर के लिए खुद के कंजम्पशन के लिए रख देते थे एंड जो भी सरप्लस होता था वो जाके मार्केट में बेच देते थे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसलिए यहाँ पर पहला फायदा क्या बताया गया है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केट में जाके बेच रहे हैं तो ऑफकोर्स उनके पास पैसा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट मेक्स अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी, ओनली वन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज सोल्ड इन द मार्केट। बोला जा रहा है अगर 90 किलोग्राम ऑफ वीट मार्केट में सोल्ड हो जाएगा, सरप्लस जो भी है वो मार्केट में बिक जाएगा, तो इससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी को ही फायदा होगा। ठीक है, Fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmer in the market. बोला जा रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे अच्छा खासा फार्मर वीट एंड राइस उगा पा रहे थे एंड जो भी सरप्लस था, जो भी एक्सेस था, वो मार्केट में जाके सोल्ड कर देते थे, जिससे मार्केट का भी फायदा एंड फार्मर्स का भी फायदा हो जाता था। ठीक है, मार्केट का फायदा क्यों? क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं थे उनको भी तो खाना चाहिए रहेगा, भले ही वो काम कर रहे नहीं कर रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये जो सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट एंड राइस रहता था ना, वो आके खरीदते थे क्योंकि मार्केट में फार्मर्स ने बेच दिया, अब मार्केट के पास है। अब मार्केट के लोग आगे जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा सेक्टर्स में थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और भी दूसरे सेक्टर में लगे हुए थे, सर्विस सेक्टर में, तो वो उनसे आके खरीद लेते थे। ठीक है, आया समझ में? तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लोगों को भी फायदा होता था, उनको आसानी से वीट एंड राइस मिल जा रहा था मार्केट में जाके। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट फायदा क्या है, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन का एक बफर स्टॉक बनाया गया, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। क्या बोला जा रहा है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन, प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक which could be used in times of food shortage। क्या बोला जा रहा है, अब जैसे कि सरप्लस अमाउंट, जैसे कि 90 kg ऑफ वीट जो है ये सरप्लस था, है ना, तो ये जाके फार्मर्स जो है वो मार्केट में बेच देते थे। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, ये 90 kg वीट का एक स्टॉक बना देती थी, गोडाउन में रख देती थी वीट एंड राइस को। क्यों ऐसा करती थी गवर्नमेंट? या फिर मार्केट से वो 50 किलो खरीद रही है, गवर्नमेंट जो है 50 किलो वीट खरीद रही है एंड उसके बाद वो स्टॉक बना के गोडाउन में रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करते थे, ताकि कोई भी आगे मुश्किल आती है, सपोज कीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, जिस वजह से अगर कोई भी शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, खाना अगर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो जो गोडाउन में इतना बफर स्टॉक कलेक्ट करके रखा हुआ है फूड ग्रेन्स का, वो हम यूज कर पाए एंड लोगों में बांट पाए। ठीक है, तो एक फायदा तो ये हो गया, वो भी गवर्नमेंट को। देन उसके बाद थर्ड बेनिफिट क्या है, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, मतलब जिनके पास पैसा नहीं था, जो लोग गरीब थे, उनको भी फायदा हो रहा था। कैसे फायदा हो रहा था? अब आप सोचिए, अब खुद दिमाग लगाइए कि कोई भी चीज अगर एक्सेस में प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा हम बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को, तो हम चाहेंगे कि उसके खराब होने से पहले वो बिक जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसकी प्राइस को कम रखेंगे। तो ऐसा ही हो रहा था जब ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद राइस एंड व्हीट की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी थी ना, तो इनका प्राइस भी कम हो चुका था। तो जो भी गरीब लोग थे ना, वो आसानी से, या जो भी मिडिल क्लास फैमिली थी, वो आसानी से राइस एंड व्हीट मार्केट से खरीद पाती थी। ठीक है, आया समझ में? एज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वर सोल्ड बाय फार्मर इन द मार्केट, देयर प्राइसेस डिक्लाइंड, साफ साफ बोला गया उनके प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। Relative to other items of consumption, the low-income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices। बोला जा रहा है जिनकी इनकम बहुत ही ज्यादा कम थी, जो बहुत ज्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में लगा देते थे, अब उनको ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद फायदा हो पा रहा था, क्योंकि राइस एंड व्हीट जो फूड ग्रेन्स थे उनकी प्राइस कम हो चुकी थी, तो वो आसानी से अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा फूड ग्रेन्स पर दे देते थे, इनको खरीदने में लगा देते थे एंड बाकी उनके पास पड़ा रहता था। ठीक है, आया समझ में? चलिए
नेक्स्ट क्या है, रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन और डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आपको पता है किसी भी चीज के अगर फायदे हैं ना तो इक्वली नुकसान भी होंगे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर फायदे हमने देख लिए तो नुकसान पढ़ना भी जरूरी है। तो क्या देके रखा है, व्हाइल द नेशन हैड इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वाज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हम लेकर आए उनमें रिस्क भी था। क्या था रिस्क, वो हम देख लेते हैं। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक मतलब इंसेक्ट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ग्रास होपर्स हो गए, वो जाके क्या करते थे, जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाए होते थे ना उन पर अटैक कर लेते थे। ठीक है, द HYV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट। बोला जा रहा है जो HYV सीड्स का हम यूज कर रहे थे उसमें ज्यादा पेस्ट अटैक होने के चांसेस थे, ज्यादा इंसेक्ट्स वहां पे हानि पहुंचा सकते थे क्रॉप्स पे। ठीक है, आया समझ में। सो देयर वाज अ रिस्क दैट स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लॉस एवरीथिंग इन अ पेस्ट अटैक। बोला जा रहा है अगर लार्ज फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स ने अच्छा खासा प्रोडक्शन किया होगा, अच्छा खासा क्रॉप उगाया होगा, तो उसमें से कुछ हिस्सा भी पेस्ट अटैक के कारण खराब हो जाता है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अगर उनके पास जरा सी जमीन है एंड उस पे ही उन्होंने क्रॉप्स उगाए हुए हैं एंड पेस्ट अटैक हो जाता है तो उसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है एंड होता ही था। However, this risk was considerably reduced by the services rendered by research institutes established by the government. फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, जिससे क्या हुआ, जिसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी। मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे ना उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला एंड फार्मर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, जिस वजह से ये जो रिस्क था वो कम हो गया या खत्म हो गया। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट जो डीमेरिट है या नेक्स्ट हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो क्या था, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। मतलब यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटीज का भी रिस्क था। There was a risk that costly input HYV seeds, fertilizers, etc. required under green revolution will increase the disparities between small and big farmers, since only the big farmers could afford the required inputs. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HYV सीड्स के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले जो फार्मर्स थे वो ऑर्डिनरी सीड्स का यूज करते थे, साधारण सीड्स का यूज करते थे जिनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन HYV सीड्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। HYV सीड्स को प्रॉपर वाटर फैसिलिटी भी चाहिए रहती थी, प्रॉपर पानी भी चाहिए रहता था। ठीक है, एंड HYV सीड्स को 4-5 गुना इवन 10 गुना फर्टिलाइजर्स भी लगते थे। ठीक है, आया समझ में। सो ओवरऑल देखा जाए तो HYV सीड्स ऑर्डिनरी सीड से काफी महंगे थे। अब जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके लिए तो आसान था उसे खरीदना, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए HYV सीड्स या फिर फर्टिलाइजर खरीदना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता था। ठीक है, आया समझ में। चलिए, however, due to favorable steps taken by the government, these fears did not come true. The government provided loans at a low interest rate to small farmers so that they could also have access to the needed inputs. क्या बोला गया, अब जैसे कि गवर्नमेंट ने देखा कि HYV सीड्स सिर्फ और सिर्फ लार्ज फार्मर्स खरीद पा रहे हैं, बिग फार्मर्स खरीद पा रहे हैं, स्मॉल फार्मर्स तो उसे खरीद ही नहीं पा रहे क्योंकि वो कॉस्टली है। तो गवर्नमेंट ने एक समाधान निकाला। क्या था वो समाधान, कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं एंड जिसका इंटरेस्ट बहुत ही कम रहेगा, मतलब रिटर्न में उनको इंटरेस्ट बहुत ही कम पे करना है। अगर वो गवर्नमेंट से लोन लेंगे, ठीक है, उनके पास पैसा रहेगा और वो HYV सीड्स को खरीद पाएंगे। ठीक है, एंड जिस वजह से वो अच्छे से क्रॉप्स को उगा सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को बिग फार्मर्स की तरह वो उगा पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए,
Since the small farmers could obtain the required input, the output on small farms equaled the output on large farms in the course of time. As a result, the Green Revolution benefited the small as well as rich farmers. अब बोला जा रहा है गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन दे दिया था, तो अब क्या हो रहा था, अब लार्ज फार्मर्स भी HYV सीड्स खरीद पा रहे थे एंड स्मॉल फार्मर्स भी HYV सीड्स खरीद पा रहे थे एंड दोनों ही अपनी लैंड का पूरे तरीके से उपयोग कर पा रहे थे, अच्छे से उनका प्रोडक्शन हो रहा था, अच्छे से वो क्रॉप्स उगा पा रहे थे। तो रिच एंड पुअर फार्मर्स दोनों को ही इससे फायदा हो रहा था। ठीक है, आया समझ में? तो आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने अच्छे से जो गवर्नमेंट ने 2 पॉलिसीज बनाई थी, एक का नाम क्या है लैंड रिफॉर्म एंड दूसरे का नाम क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने अच्छे से इनको समझ लिया है। आई होप आपने एंड तक वीडियो देखी होगी एंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फेलोमेट्स के साथ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।